नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करेंगे। रीतिकाल की समय सीमा से लेकर के उसके नामकरण तक। तो अभी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है रीतिकाल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। अगर हम संवत की बात करें इसमें, तो संवत इससे 57 वर्ष पूर्व रहता है, यानी कि आगे रहता है। आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो 1700 से, यानी कि संवत 1700 से संवत 1900 तक की जो समय सीमा है वो रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। शुक्ल जी ने रीतिकाल की अविरल परंपरा किससे मानी है? चिंतामणि से मानी है। शुक्ल जी ने चिंतामणि, जो कि बहुत बड़े मूर्धन्य आचार्य कहे जाते हैं, चिंतामणि से इन्होंने मानी है रीतिकाल की अविरल परंपरा, और रीतिकाल का प्रवर्तक भी इन्हें माना है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। जो उन्होंने रीतिकाल है, इसका नामकरण किया है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। सॉरी, रीतिकाल यानी जो पहले विद्वानों ने, पहले इतिहासकारों ने उसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के विषय में बांटा था, वैसे ही उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी ने रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को दिया है, और रीतिकाल को अलंकृत काल नामक नाम जो है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल के नाम से अभिहित किया है। कलाकाल इन्होंने कहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं जिसमें कि अन्य 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 नाम दिए गए होते हैं, इन नामों के बारे में जानना और इनके संक्षिप्त नोट्स बनाना आप लोगों को बेहद जरूरी है। तो ऐसे जानते रहें। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब बात करते हैं कि रीतिकालीन कविता का जो वर्गीकरण हुआ है ये कितने भागों में हुआ है। रीतिकालीन कविता का वर्गीकरण ये हुआ है 3 भागों में, और इसमें पहले नंबर पर आता है रीतिबद्ध, फिर है रीतिमुक्त और फिर है रीति सिद्ध। अगला पॉइंट है केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन की व्याख्या है ये कि क्वेश्चन जो दिया था उसमें रीति मुक्त धारा के कवि पूछे गए थे कि कौन नहीं है। तो केशव दास ये जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, जो कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध के रूप में देखने को मिलता है। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आलम भी रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ठाकुर, द्विजदेव, बोधा ये सभी रीतिमुक्त धारा से संबंधित कवि हैं। बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा से संबंधित है, और शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम माना है, 1900 विक्रमी तक माना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आदिकाल को उन्होंने जयकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। और इसके बाद बात करें चिंतामणि को किसने जो है माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, तो आचार्य शुक्ल ने माना है। रीति निरूपण का अर्थ क्या होता है, ये भी प्रश्न में पूछा आता है। तो इसका अर्थ होता है काव्यांग निरूपण, काव्यांग को निरूपित करना, यानी कि काव्यांग निरूपण रीति निरूपण का अर्थ होता है। पद्माकर ने श्रृंगार, वीर, भक्ति तीनों से संबंधित रचनाएं की हैं। रीति मुक्त कोई भेद नहीं है, रीतिकाल के भेद हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति भुक्त इसका कोई भेद नहीं होता है। संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत का जो समय है उसे रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया है, रीतिकाल कहलाता है वो। और रीतिकाल में केशवदास की संवाद योजना जो रही है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही। नायिका, नक्सिक वर्णन, नायिका भेद ये सभी इस काल की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। रीतिकालीन कवियों के बारे में पूछा जाता है तो आपको मुख्य मुख्य कवियों को याद रखना है कि चिंतामणि है, केशवदास है, बिहारी हैं, घनानंद है, मतीराम है, भूषण है, ठाकुर हैं, द्विजदेव हैं, बोधा है, आलम है। तो इस तरह से इनके कवियों को याद रखना है। अगला है पॉइंट, केशव जी ने केशव के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, पर जो परीक्षाएं आयोग आयोजित करता है उसमें
हमेशा इस कथन को शुक्ल जी का ही माना जाता है, इसलिए विकल्प जो अगर शुक्ल जी का दिया गया होगा तो वो सही माना जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? तो केशवदास को कहते हैं। केशवदास की रसिक प्रिया को रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। केशवदास की जो रचना है रसिक प्रिया, इसे प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। भाषा भूषण भाषा भूषण केशव का नहीं बल्कि जसवंत सिंह का ग्रंथ है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है, क्योंकि इनके साहित्य में जो शब्द संयोजन हुआ है वो बहुत क्लिष्ट रहा है, बहुत पांडित्य से भरा हुआ रहा है। पांडित्य प्रदर्शन अधिक रहा है, क्लिष्टता रही है, इसलिए इनके शब्द संयोजन को देखते हुए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इस प्रकार से अन्य मुख्य तथ्यों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही। अच्छे से आप पढ़ाई करें। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और टीजीटी जो आपके लिए मील का पत्थर है अभी, उसमें आप अपनी एक सीट जो है वो निर्धारित करेंगे और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अच्छे से तैयारी करें। बहुत बेहतर विकल्प है आपके सामने टीजीटी और पीजीटी 2 परीक्षाओं के रूप में और इसमें कहीं न कहीं आप एक सीट पर अपना चयन ज़रूर ले लेंगे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार।